नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार को समझेंगे। यहाँ विचार होगा, अधिकार नहीं होगा, तो यहाँ आप इसको कट कर लीजिए। यह विचार होगा, ठीक है। तो अरस्तू की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है या ग्रंथ है वो है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को उसने 8 पार्ट में या 8 बुक के फॉर्म में लिखा है। इसमें 8 बुक का संकलन है। तो इसकी तीसरी पुस्तक जो है उसमें जो है अरस्तू ने राज्य और नागरिकता संबंधी विचार दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम राज्य और नागरिकता संबंधी विचार को देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है, इस पर अरस्तू बहुत ही विस्तृत और तरीके से जो है विस्तार तरीके से इस पर बात करता है। और वह राज्य को एक मोरल इंस्टीट्यूशन, नैतिक संस्था मानता है जो जो नागरिक हैं या व्यक्ति हैं उसके सद्गुण के विकास के लिए आता है और उसके एक बेहतर जीवन के लिए बना रहता है, ऐसी बात अरस्तू करता है। तो राज्य क्या है, एक मोरल या फिर एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो सद्गुण को डेवलप करता है। तो वो कहते हैं राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का समुदाय है। बाह्य दृष्टि से यानी कि विजुअल फॉर्म में जो स्टेट है वो क्या है, नागरिकों का समुदाय है। यानी कि स्टेट एक है, उसके अंदर नागरिक रहते हैं, तो सब ये दिखता है हमें। तो विजुअल फॉर्म में बाह्य दृष्टिकोण से हम देखें तो क्या है कि ये एक जो है नागरिकों का समुदाय है। लेकिन अगर फिलोसफिकल बेस से देखें, क्योंकि अरस्तू फिलोसफिकल बेस पर भी बात करता है स्टेट की, तो वो कहता है कि जो फिलोसफिकल बेस पर वो बात करता है तो उसका कहना है कि जैसे एक बीज होता है तो बीज में एक जो है पेड़ छुपा हुआ है। भाई एक बीज है, इसको हम जो है ज़मीन में जो है इसको डालेंगे तो उसमें अंकुरण होगा और अंकुरण के दौरान एक जो है पेड़ इसमें बनेगा। तो वो कहता है कि जैसे ये पेड़ जो है इसका जो बीज जो पेड़ है ये मूल रूप से इस बीज में छुपा हुआ है, उसी तरह वो कहता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसमें जो है राज्य छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, तो वो कहता है एक जैसे व्यक्ति होता है तो ये क्या करता है, व्यक्ति क्या करेगा कि एक परिवार बनाएगा। और परिवार बनाएगा तो कई सारे लोग होते हैं, सब परिवार बनाएंगे, तो परिवारों के मेल से जो है एक समाज बनता है, एक समाज बनता है। और कहता है कि इसी समाज का विस्तृत यानी कि अगर हम कई सारे समाज को या फिर समाजों का जो विस्तृत रूप है वो क्या है, स्टेट है, राज्य है, ऐसी बात वो करता है। तो ये है उसका फिलोसफिकल बेस। तो यही बात वो कहता है। तो बाह्य दृष्टि से वो बताता है कि ये नागरिकों का समुदाय है, अर्थात राज्य नागरिकों के मेल से बना है। तो जब हम ये कहते हैं कि राज्य नागरिकों के मेल से बना है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि नागरिक कौन है एवं नागरिकता से क्या तात्पर्य है, सिटीजनशिप क्या है। तो फिर इस पर जो है अरस्तू बात करता है। लेकिन वो नागरिक कौन है इसको बताने से पहले एक निषेधात्मक दृष्टिकोण से ये बताता है कि नागरिक कौन नहीं है, ठीक है। तो उसने किसी मनुष्य के राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 दशाएं बताई हैं। तो कह रहे अगर स्टेट है उसके अंदर नागरिक कोई निवास भी कर रहे हैं तब भी जो है वो नागरिक मतलब कि कोई व्यक्ति अगर निवास कर रहे हैं तो उसे हम नागरिक नहीं मान सकते हैं, है ना। अगर कोई निवास कर रहा है तो हम उसमें नागरिक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो कहता है स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी जिस राज्य में रहते हैं उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है। अब ऐसी बात ये क्यों कह रहा है तो भी हम समझेंगे, इसको हम जब समराइज करेंगे। दूसरा वो कहता है कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तो जो अभियोग का अधिकार है ये तो विदेशियों को भी हम दे सकते हैं, इसलिए हम जिस पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति है उसको भी हम नागरिक नहीं मानेंगे, ये ऐसी बात करता है। तीसरा ये कहता है कि उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हों,
क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्माण के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। तो अगर एक राज्य यहाँ है, एक राज्य दूसरा यहाँ है, तो अगर यहाँ बच्चा रह रहा है, माता पिता यहाँ हैं, यहाँ इस देश का नागरिक है, तो वो कहता है कि ये बच्चा भी जो है इस देश का नागरिक नहीं माना जा सकता, ऐसी बात कहता है। चौथा कहता है कि निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। तो जिनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया है और जो मताधिकार से वंचित हैं, उनको भी हम सिटीजन नहीं मानेंगे, ऐसी बात वो कहता है। अब हम इन चार बिंदुओं से इसका हम एक निष्कर्ष निकालें, एक समराइज तरीके से, तो वो उसका मतलब वो ये कहता है कि महिलाओं को नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? तो वो कहता है क्योंकि उनमें विवेक कम होता है। ये साफ साफ अरस्तू बोल रहा है कि महिलाओं में विवेक कम होता है। हालांकि आज आधुनिकता के दौर में इसकी बात एकदम बेकार टाइप की लगती है। जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं और जो भी सभ्य समाज का एक समझदार व्यक्ति है, वो यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि महिलाओं में कम विवेक होता है, क्योंकि उनको अगर हम मौका ही ना दें, अवसर ही ना दें, और एक हम जो है सोने के पिंजड़े में कैद करे रहें और चार दीवारी में उन्हें बांधे रखें और कहें कि उनमें विवेक नहीं होता, वो तो अपने पर्सनालिटी को डेवलप ही नहीं कर सकती, वो तो उनमें तो कुछ हो मतलब कि कुछ विशेष प्रकार की करने की योग्यता ही नहीं होती, तो ये अपने आप में बहुत ही तार्किक बात नहीं है, अतार्किक है। और ये जो है आज के सभ्यता के दौर में, आज के सभ्य सोसाइटी के दौर में बेकार प्रतीत होती है ऐसी बात। तो अरस्तू की बात ये जो है क्रिटिसाइज़ होता है, क्योंकि जो महिलाओं में कह रहा है कम विवेक होता है, ये अपने आप में बेकार की बात है। दूसरा वो कहता है कि शिल्पियों, व्यापारियों को नहीं दी जाएगी नागरिकता। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। भाई कोई शिल्पी है तो वो अपना जो है आर्किटेक्चर जो भी बनाता है तो अपना बनाता रहता है, तो उसमें बिजी है, तो उसको समय नहीं है उसके पास। तो मैं मतलब कि अरस्तू कहता है हम इसे जो है नागरिक नहीं मान सकते। और जो व्यापारी है वो तो बिजनेस के लिए जो है राज्य में भ्रमण करता रहता है, तो क्योंकि उसके पास भी समय नहीं है, उसके पास भी समय नहीं है, इसलिए उसे भी हम जो है नागरिक नहीं मान सकते। तीसरा वो कहता है बूढ़ों को नहीं दी जाएगी नागरिकता, यानी कि हम जो बूढ़े हो चुके हैं, जो जिसे हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो उनको भी हम जो है नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो वो कहता है क्योंकि ये अक्षम होते हैं। भाई ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनकी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं और विवेक भी इनमें कमज़ोर हो जाता है, तो हम इन्हें नागरिक नहीं मानेंगे या नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे, ऐसी बात कहता है। आगे वो कहता है दासों को हम नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता, यानी कि वो दास व्यवस्था को सपोर्ट करता है और वो तो दास व्यवस्था पर एक बेहतर थ्योरी भी देता है कि भाई दास व्यवस्था क्यों उचित है, तो उस पर बात करता है। हालांकि आज के सभ्य सोसाइटी के दौर में आज किसी भी व्यक्ति को हम दास की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये तो मानवीय सभ्यता के, ये कि जो ह्यूमैनिटी है, मानवीय गरिमा है, उसके खिलाफ है। तो हम आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है कि हम किसी को दास के रूप में रखें। तो उस समय दास व्यवस्था प्रचलित थी एंशिएंट एथेंस में, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो वो कहता है उनमें विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, इसीलिए तो वो दास होते हैं। अगर उनमें बुद्धि हो जाए तो वो फिर दास क्यों होंगे? उन्हें तो फिर हम मास्टर से कहेंगे, स्वामी कहेंगे, ऐसी बात वो कहता है। तो कहता है कि इन्हें भी हम जो है नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे। आगे वो कहते हैं बच्चों को भी नहीं देंगे क्योंकि इनमें विवेक का विस्तार नहीं होता। तो आज तो जन्म से ही कोई बच्चा जो है नागरिक हो जाता है किसी देश का, भले ही उसको वोटिंग राइट 18 वर्ष के बाद ही मिले, लेकिन वो नागरिक तो होता ही है देश का। और वो देश द्वारा बनाया गया कोई भी जो है योजना हो, बच्चे सब अपना यूज़ करते हैं, शिक्षा हो हर क्षेत्र में। तो उस समय जो अरस्तू बात करता है कि बच्चों को भी हम नागरिक नहीं मानेंगे क्योंकि उनमें विवेक का विस्तार नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सब अगर नागरिक नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? तो वो कहता है नागरिक मास्टर्स होंगे, स्वामी होंगे। और स्वामी ही क्यों होंगे? तो वो कहता है क्योंकि उनमें विवेक होता है, वो विवेकशील होते हैं और
उनके पास समय होता है। सबसे बड़ी बात ये, उनको अवकाश होता है, क्योंकि जब ये स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को देता है तो उसमें वो बताता है कि जो दास होते हैं ये सारा काम करते हैं घर का, तो जो स्वामी होता है वो फ्री होता है, उसके पास समय होता है। तो वही बात कह रहा है, क्योंकि स्वामी के पास तो समय है, तो वो है जो है नागरिक होगा। और नागरिकता का मतलब ये है कि जो विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव और जो न्यायिक कार्यों में, जो जुडिशरी फंक्शन में जो पार्टिसिपेट करे वही नागरिक होता है। तो क्योंकि इसके पास समय होता है, जो मास्टर होता है, तो वे ये जो है अपना नागरिक हो सकता है। और जो शिल्पी व्यापारी थे, क्योंकि इनके पास समय नहीं था, तो ये नहीं हो सकते। ऐसी बात वो कहता है। और कहता है ये कि क्योंकि जो मास्टर्स होते हैं इनके पास जो है ये नैतिक होते हैं और ये सद्गुणी होते हैं, इसलिए भी हम इन्हें जो है नागरिकता का अधिकार देंगे, नागरिक मानेंगे। ऐसी बात वो कहता है। अब नागरिकता का अर्थ क्या है? तो अरस्तु कहता है नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि दोनों ही प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य हैं। तो जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, वो जो है जुडिशरी फंक्शन, और जो लेजिस्लेचर है वो दोनों को काम करता है जो सॉवरेन होता है। तो नागरिक वही है जो इन दोनों क्षेत्र में जो है एक सदस्य के रूप में भाग लेता है। अर्थात नागरिकता का अर्थ है विधायी और न्यायिक कार्यों में भागीदारी। तो जो भी व्यक्ति लेजिस्लेटिव और जो है जुडिशरी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है वही जो है सिटीजन होता है। तो ये रहा अरस्तु के नागरिकता के कॉन्सेप्ट का विचार, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए। अब क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कह रहा है कि भाई हम जो है ना तो महिलाओं को नागरिकता देंगे, ना ही शिल्पियों, व्यापारियों को, बूढ़ों को, दासों को और बच्चों को, तो इस पर क्रिटिसिज्म होता है। तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से। दूसरा जो स्लेवरी का वो कॉन्सेप्ट देता है वो भी आज के दौर में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस पर भी आलोचना उसकी होगी। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी वो सिटीजनशिप का अधिकार नहीं देता, तो इस पर भी जो है क्रिटिसिज्म होगी। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो उनका, क्योंकि वो जीवन में बहुत कुछ देखे होते हैं राज्य के कार्यकलाप को, तो उनको अनुभव होता है इस चीज़ को, और एक बेहतर शासक को या बेहतर गवर्नमेंट को चुनने का उनको जो है बेहतर समझ होती है। इसलिए उन्हें हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें हम नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे, होना चाहिए। तो इस तरह जो है आप जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि क्योंकि उस समय जो है दास व्यवस्था व्याप्त थी, और एंशेंट टाइम था, और बहुत ज़्यादा डेवलप सोसाइटी थी नहीं, तो क्योंकि हर एक विचारक अपने समय काल परिस्थितियों से प्रभावित होता है, तो अरस्तु भी उससे जो है अछूता नहीं रहा। इसलिए उसने जो बात कही है वो अपने समय काल परिस्थितियों से प्रभावित होकर कही है, जो आज के दौर में लागू नहीं होता। इस तरह आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बने रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।